रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग एक शार्ट नोटिस पे आ गए। आज दो तीन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है, उस पे बात करना मुनासिब है। सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन ने जो एक नोटिफिकेशन इशू कर लिया है, और इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से जो ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होना था आरओज़ और डीआरओज़ को, उसको सस्पेंड किया गया है, जिसके साथ ये ख़दशा पैदा होता है कि शायद इलेक्शन कमीशन अब 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करा रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन होना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि इवन कोई तस्करा भी ना करे कि इसमें अभाम है कि इलेक्शन डिले हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। स्टे का बहाना नहीं बनाना चाहिए किसी सूरत। पीटीआई इस बात की कोशिश करती रही है कि जब से दो हुकूमतें डिज़ाल्व हो गई थी, आन नाम हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, वो ऑर्डर जो कंप्लाई नहीं हो सका, तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक डॉक्यूमेंट पे दस्तखत हो गए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दस्तखत मौजूद थे। और उसके मुताबिक आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था, और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ ज़रूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे इलेक्शनों में किसी भी सूरत आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को पार्टी नहीं बना सकते कि वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हो। इस सिलसिले में जो पिटीशन फाइल हुई है और उसमें स्टे आया हुआ है, वो मैटर बहुत जल्द डिस्पोज ऑफ हो सकता है। भाई ये इस बात की कतन ग्राउंड नहीं है कि आप उस पर इलेक्शन डिले की तरफ ले जाएं। हमारा मुतालबा पहले दिन यही रहा है कि रिटर्निंग अफसर को जो जुडिशल अफसर है, सेशन जजेस और सिविल जजेस, उनसे लिए जाए, ताकि इसमें आखिरी इलेक्शन वाले दिन जितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उससे इलेक्शन के फेयरनेस से और इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा असर पड़ता है। आप उन लोगों को तैनात करें जिनकी इम्पार्शियलिटी हो, और हमेशा से सिविल जजेस या सेशन जजेस का तयन किया जाता है और वही अपॉइंट होते हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन, और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि ख़ुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब, और मेक श्योर हो कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो। सेकंड, मिलिट्री कोर्ट्स के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल एक इंटरम ऑर्डर पास किया है, जिसकी रोशनी में जो जजमेंट आई हुई थी वो सस्पेंड हो गई है। उसकी सस्पेंशन ऐसी है कि पहली भी 5 मेंबर की जजमेंट है, आज भी कल 5 मेंबर ने ही उसको सस्पेंड किया है। कोई भी मिलिट्री ट्रायल किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि चूँकि आपके सामने अभी अपीलें पेंडिंग है और उस अपीलों पे अभी फैसला बाकी है, पहले से कि सुप्रीम कोर्ट चिट्ठियों पे जाए, पहले से कि लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू हो, पहले इससे कि मिलिट्री कोर्ट्स की कोई डिसीजन आए। आल्दो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर रोका है, लेकिन किसी भी फोरम में जिसके पास जुरिस्डिक्शन ना हो, वहाँ सिविलियन का ट्रायल नामुनासिब है। चूँकि डिसीजन पहले भी रहा है 5 जज का, अभी भी है 5 जज का। इन सर्कमस्टांसिस से हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनसे जल्द, और दरख्वास्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मुद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इस अपीलों पे जल्द से जल्द समाअत कंप्लीट करके इस पे फैसला करे, ताकि किसी भी सिविलियन को का ट्रायल किसी भी मिलिट्री कोर्ट्स में ना हो। एक और बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, हमने कई मरतबा दरख्वास्तें दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त पीटीआई का चेयरमैन, जिसके पास दुनिया की सबसे पॉपुलर पार्टी की वो लीडर है, वो जेल में बंद है। उनकी दरख्वास्तें आई थी, मैं आपको बताता हूँ, 142 एप्लीकेशनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़कत फाइल हुई थी। उस 142 एप्लीकेशन में तकरीबन 90 ऑब्जेक्शंस की थी, और बाकी रिट पिटीशन है, क्रिमिनल मिसलेनियस, क्रिमिनल रिविजन्स और रिट पिटीशनें शामिल थी। इन सब के फैसले आलमोस्ट 120
एक जज साहब चीफ जस्टिस साहब के सामने होती रही हैं। चीफ जस्टिस साहब पे पहले भी इमरान खान साहब की तरफ से बजाते खुद ऑब्जर्वेशन आई है। ये हर अक्यूज़्ड का हक़ है कि वो कोर्ट के सामने अपनी इस्तदा करे कि इस अदालत पे मुझे एतमाद नहीं है। अगर ये बात आ जाए तो ये 1960 से सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ कानून है कि वो किसी भी जज को कह सकता है कि बराह करम आप मेरा केस न सुने, मुझे आपसे इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। ये किसी जज को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आज फिर खान साहब की इंस्ट्रक्शन से हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब के केसेस फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल के सामने हों, जिसमें से जज साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो रिक्यूज़ कर लें। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे शेख शाहीन साहब कुछ कहना चाहेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आवाज़ आप तक पहुँच रही है? बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चेयरमैन साहब ने आपको जिन बातों की तरफ मुतवज्जे कर दिया है, उसी में मैं सिर्फ एक दो पॉइंट ऐड करूँगा। पहला जो क्वेश्चन आपका इलेक्शन के हवाले से था, देखें पीटीआई ने इलेक्शन के इनकाद के लिए पिछले 1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रही है। पिछला सारा साल भी हमने स्ट्रगल किया, और इस साल जब 2 सूबों की हुकूमतें ख़त्म हुई तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने पटिशन फ़ाइल की थी, और उसके साथ ही आपको याद होगा स्पीकर्स ने पटिशन फ़ाइल की, जिसका फ़ैसला 1 मार्च का आया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन दोनों सूबों में 9 अप्रैल की डेट दी थी, जिसको सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से 30 अप्रैल की तारीख इलेक्शन कमीशन ने खुद मुतय्यन करके प्रपोज करके दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज खुद उन्होंने बैठ के तारीख तब्दील कर दी और 8 अक्टूबर कर दी, जिसका उनको अख्तियार नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट में खुद लिख के दे चुके थे कि हमें कोई अख्तियार नहीं है। वो उस वक्त कहते थे गवर्नर के पास पावर है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई गवर्नर जिसको डिज़ोल्व करेगा वो पावर होगी केपी की। पंजाब की हद तक चूँकि उसने डिज़ोल्व नहीं की थी गवर्नर ने, तो वो पावर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी। लिहाजा वो 30 अप्रैल की तारीख को बग़ैर किसी पावर के इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया 8 अक्टूबर। आपको याद है कि 8 अक्टूबर से पहले तक हमारे कान पक गए थे कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। तमाम पीडीएम की जमातें, तमाम वो मुख्तदर तबके और हल्के, तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके लोग एक ही बात करते थे कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। वो किधर गया 8 अक्टूबर का इलेक्शन? वो हवा में तहलील हो गया। उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना था ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म, वो जो कि 2 सूबों का और एक फेडरल गवर्नमेंट का, नेशनल असम्बली का। लेकिन वो उन्होंने असम्बली तोड़ के उसको 90 डेज़ का करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो 90 डेज़ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक अपनी पावर ना होते हुए सीसीआई की एक मीटिंग बुला के, जो कि इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि 2 सूबों के नुमाइंदे इलेक्टेड वहाँ नहीं बैठे हुए थे। क्योंकि पॉलिसी बनाना इलेक्टेड लोगों का काम होता है, अनइलेक्टेड लोग कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं बना सकते। सीसीआई के ज़रिए उस रिज़ल्ट को, जो कि 5 महीने तक उसको बंद रखा गया, जो कि 30 अप्रैल तक वो प्रोसेस ख़त्म हो चुका था, जो कि मरदमशुमारी वाला, उसको नोटिफाई किया। फिर उसके बाद उसको बहाना बना करके आगे चलते गए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसका 4-4 को फैसला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन के इनकाद का हुक्म दिया था। लेकिन बदकिस्मती से 9 अप्रैल को रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। उसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। फिर उसी का ड्रामा रचाते हुए जो इदारे या जो अशखास चाहते थे कि किसी तरीके से इलेक्शन का अल्तवा हो जाए, वो फिर 9 और 10 मई का ड्रामा रचाते हुए पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत एक इलेक्शन के अल्तवा का बहाना बनाया गया। और जो इमरान खान ने आज से तकरीबन 1 साल पहले कहा था कि ये मुझे जेलों में बंद करेंगे, मुझे ये नाअहल करेंगे, ये उस लाडले सुपर लाडले को यहाँ लाएंगे, नवाज शरीफ को ये यहाँ मुकदमात से बरी करेंगे, और उसके बाद पीटीआई को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, और वही वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात इमरान खान ने ये भी कही थी कि फिर भी पीटीआई इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने कभी इलेक्शन से भागने का रास्ता नहीं अख्तियार किया।
हमने हमेशा जिद्दोजहद की है, कोशिश की है, और ये भी जो 8 फरवरी का ऑर्डर आया है ये हमारी पटिशन पे आया है। हमने और सुप्रीम कोर्ट बार ने ये पटिशन फाइल की है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने 8 फरवरी की डेट कंफर्म कराई है, फैसिलिटेट की है, जो कि हुई है विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन कमीशन, और कहा है ये पत्थर पे लकीर है। अब इसको अगर डिले करने की कोशिश हुई तो ये तौहीन अदालत भी होगा, ये आइन की सस्पेंशन भी होगी, जिसको जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आप लेटेस्ट अपने आर्डर के जरिए ये लिख चुके हैं। और ये जो आज ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या बाकी जमातों वाले, जो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन के अल्तवा की कोशिश की है, ये सब फ्रॉड है, ये गलत है, ये झूठ पे मबनी है। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो अपनी गैर जानिबदार उनको होना चाहिए था, वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने पहले जुडिशरी से बात की, उनको ख़त लिखा, उन्होंने कहा आप अपने शेड्यूल अपना भेजिए ताकि हम आपको बताएं, रिस्पॉन्ड करें कि हमने कौन कौन से बंदे देने हैं, कब देने हैं और क्या करना है। लेकिन उनको दोबारा लिखने की बजाय उन्होंने उन मैनेजमेंट के, एग्जेक्टिव के लोगों को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया, जो कि पहले ही बायस हैं हमारे खिलाफ, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, मुकदमात बना रहे हैं, पाबंद सलासल कर रहे हैं, 3 MPO के तहत उनके खिलाफ ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो वो क्या इंसाफ पे मबनी वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कल तक ये इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करें ताकि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन डिले ना हो। अगर आप करेंगे तो ये उसी तरह का जुर्म होगा जो ऑलरेडी आपने 30 अप्रैल को इलेक्शन ना करा के किया, जो आपने 14 मई को इलेक्शन ना करा के किया, जो आपने 8 अक्टूबर को इलेक्शन ना करा के किया, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख प्रपोज की थी 6 नवंबर वाली, उसको भी आपने इलेक्शन नहीं कराया। तो ये एक जुर्म का बहुत बड़ा मजीद इजाफा होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट आपको माफ़ नहीं करेगी, ना ही कौम और अवाम माफ़ करेगी। जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बता दिया, इसमें 1-2 बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि ये फैसला देख के कौम मायूस हुई है, हमारे वकला, हमारे जूरिस्ट, हमारे वो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो मायूस हुए हैं, क्योंकि इस पे अटॉर्नी जनरल की एक स्टेटमेंट मौजूद है जब ये केस ओरिजिनल साइट पे शुरू हुआ था, और उन्होंने ये आकर स्टेटमेंट दी थी आफ्टर कंसल्टेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाई एंड एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने दी थी, और ये कहा था कि हम ट्रायल स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे। इसलिए जब अब फैसला आ चुका कि वो लॉ जो बना था, आर्मी एक्ट में तरमीम आई थी जो सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और न सिर्फ वो बल्कि ट्रायल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस फैसले के बाद जब तक अपील का फैसला नहीं आता, उस अंडरटेकिंग का पास रखते हुए वो ट्रायल स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। ये ऑर्डर सस्पेंशन किसी सूरत नहीं बनती थी। दूसरी बात, इसमें विद रिस्पेक्ट हमारे सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद साहब ऑलरेडी अपने पिछले फैसले के पैराग्राफ 3 में ये लिख चुके हैं कि ये 184(3) का केस नहीं बनता। जब ओरिजिनल साइट से कोई जज साहब अपनी ओपिनियन दे दे तो एपेलेट स्टेज पे उनको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। फिर तीसरी बात, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो ख़त लिखा कि ये कमेटी का फैसला हुआ था, ये 7 मेंबर बेंच होगा और सीनियर मोस्ट जज साहबान उसमें शामिल होंगे। इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को खुद इसमें इसकी सरबराही करनी चाहिए थी। फिर सीनियर जजेस जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब इस बेंच का हिस्सा नहीं है, उनको होना चाहिए था। तो इसलिए कि इंसाफ का तकाजा है कि आइंदा भी उन जजेस को इसके साथ बिठाना चाहिए और उनको इसका हिस्सा होना चाहिए। और फिर जो एक बात बड़ी अहम है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले को 5 रुकनी बेंच एपेलेट स्टेज में बैठ के सस्पेंड नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये ट्रायल का स्टार्ट होना, ये फॉर ऑल टाइम टू कम, ये सिविलियंस के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे आइन, कानून और जमहूरियत का जनाजा उठाने के मुतरादिफ है। इसके मैं समझता हूँ कि इसको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। फिर जो बात जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से 1 से ज़ायद मरतबा हम कह चुके हैं कि उन्होंने अपना मुतासिब रवैया खुद पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया है। मुझे ये बताएं
टेरियान वाले केस में 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने आज से तकरीबन 1 साल पहले फैसला लिख के दे दिया और इनका फैसला उनके बरक्स था। बेंच कंप्लीट हो गया, जजमेंट बाहर आ गई, जजमेंट वेबसाइट पे आ गई। उसके बाद उसको रखना, उसको रिलीज ना करना, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ना देना, ये जुडिशल मिसकंडक्ट है, ये उनके तासुब को ज़ाहिर करती है। फिर दूसरी बात, मुझे बताएं 9 मई को जिस तरह इमरान खान का अगवा होता है, जिस तरह उनको उठाया जाता है, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और उसी केस में जिसमें वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, शीशे तोड़े जाते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल कानून के मुताबिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपनी जजमेंट के जरिए उसको फौरी तौर पर सेटिसाइड किया। तो आपने अपने तासुब होने का सबूत दे दिया। फिर आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पटिशन हमारी जमा थी, 11 महीने बाद कहा, 11 महीने के बाद कहा रिजर्व रख के कि जनाब आपको एप्लीकेशन वापस लेने का अख्तियार नहीं है, हम आपकी केस वापस नहीं करेंगे। और जबकि उसके मद्दे मुकाबिल आपने देखा कि जिस आर्डर को तोशाखाना वाले केस में जो ही हम पटिशन लेकर आते थे उसमें नोटिस हो जाता था और साथ ही आर्डर कर देते थे आप डे टू डे हियरिंग करके इनको चला दें। बात यह है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। फिर यहीं तक महदूद नहीं रहा, आर्डर सस्पेंड कर दिया सेंटेंस का तोशाखाना वाले केस में। जब हम गए कि हमने आर्डर को भी सस्पेंड कर दें ताकि हमारे ऊपर जो तलवार लटक रही है कि हमारी वो चेयरमैनशिप भी जाने वाली है और हमें इलेक्शन से लड़ने की भी इजाज़त नहीं होगी, आप उसको ख़त्म करें, वो चौथी दफ़ा बहस हो चुकी है, अभी तक वो आर्डर रिजर्व है। उसके मद्दे मुकाबिल उस सुपर लाडला को जो करप्शन का बादशाह है, जो आज भी एवन फील्ड अपार्टमेंट, मैं छोड़ देता हूँ सारी बातें, आप बता दें हसन नवाज ने कहा कि हम इसमें रेंट आता है पाकिस्तान से, हम इसमें रहते हैं, तो आज बता दें वो लैंडलॉर्ड कौन है जिसको आप रेंट देते हैं। हुसैन नवाज ने आकर जियो के प्रोग्राम में आकर कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं और बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। फिर आज बता दें कि वो आज किसके हैं। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर नवाज शरीफ ने कहा कि ये हैं वो ज़राए और रसीदें जो मैं आपको पेश करूंगा जब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो आप उसको कतरी ख़त लेकर आ जाएगा, जिससे आज भी आप वापस हो गए हैं। मुझे आज बता दें 30 साल से आप और आपका ख़ानदान रह रहा है, तो है किसके? आज भी पब्लिक के सामने आप ले आएँ उस सुपर लाडला को, जिस अंदाज से, जिस प्रोटोकॉल के ज़रिए और जिस तरह उनको ये बेनिफिट दिए गए हैं, ये इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे इंसाफ का निज़ाम, कानून और आइन की बालादस्ती का कॉन्सेप्ट वायलेट हुआ है। थैंक यू। चेयरमैन साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि पीटीआई ने ये दरख्वास्त दी है और इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश की है, ये जो इलेक्शन डिले होने के हवाले से, तो इस पे आप कैसे अपने आप को साफ करते हैं? देखो, ये दरख्वास्त हमने पहले दी थी, ये नहीं, और हम ये मांग रहे थे, हम ये नहीं कह रहे कि किसी सूरत इलेक्शन डिले हो। इलेक्शन डिले का बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हमारा पहले दिन से ये प्ली ज़रूर है कि आप डीसी और असिस्टेंट कमिश्नरों को रिटर्निंग अफसर ना बनाएं, क्योंकि आप उनको बनाएंगे तो आप इलेक्शन को रिग करने की तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। इसलिए हमेशा से रिटर्निंग अफसरान जो है वो हमेशा से जुडिशरी से लिए जा चुके हैं, हमेशा से। जब आप डीसी को लेते हैं, आपको याद है लास्ट टाइम कई मरतबा हुआ, सिंध में भी आपने देखा, इलेक्शन कमीशन के पास भी बड़े सारे केसेस आ गए। जब आप एग्जीक्यूटिव से लेते हैं, सो देयर इज अ रिस्क इलेक्शन विल बी रिग्ड एंड दैट्स आवर प्ली कि हमने कहा कि ये ना बताइएगा कि अगर खुदाना खास्ता इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो वो सियासी पार्टियां जो वाकई इलेक्शन चाहती हैं उनके साथ मिलकर आप कोई लाएबल बनाएंगे? देखिए, मुझे अभी भी एक और सवाल। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि अभी तक आपको एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी ने दिल से चेयरमैन नहीं माना। ये छोटे से छोटे लड़के आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन वो कदावर शख्सियात या आपकी पार्टी के लोग आपको शायद अभी तस्लीम नहीं कर पा रहे, और ना ही आपने कोई ऐसा पब्लिक के सामने कोई अपनी गुफ्तगू की है, कोई जलसा किया जिससे आपका एकदम तकरार साबित हो गई एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन है। देखिए, पहली जो क्वेश्चन आपने किया उसका मैं जवाब दे दूं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट वो डिले का ताल्लुक है, तो डिले एक्चुअली ये बात है कि मुझे अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला डिले नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्ट करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया था, और इस डॉक्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये पत्थर पे लकीर के इलेक्शन होंगे। सेकंड ये कि जहाँ पार्टी के ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी सारी की सारी मुझे सपोर्ट करती है और सब मेरे सामने। देखो, एक मिनट, मैं ये आपको कहता हूँ, बड़े कदावर होते हैं, बट कदावरों को कदावर वाली पोजीशनें दे दो, वो अपने कदावर का हक अदा नहीं करते।
हम भी कदावर से कम नहीं है। ये खान साहब की पहचान है, खान साहब का ट्रस्ट है, वही कदावर है। ये पोजीशन खान साहब की कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, और यही हमारा मंशा है। ये ख़ानदानों में बंटने वाली पोजीशनें नहीं हुआ करती, ये कोटा सिस्टम पे नहीं चला करती, ये सूबों पे नहीं जाया करती। ये पोजीशनें हैं, वो जो बैठा हुआ है जिसके दिल में 25 करोड़ आवाम के लिए मोहब्बत है, आज भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खान साहब की एक झलक आ जाए। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि आप मुझे कबूल नहीं है, नारा सिंगल वन। अगर कोई एक भी आता तो मेरे खिलाफ वो कर सकता था। जो जजेस हैं उनके एतराज हुआ लेकिन वो बैठे रहे, तो क्या माजी में बंदियाल साहब पे, एजाजुल हसन साहब पे जब एतराज होता नहीं, हमने ये नहीं कहा कि जज पे, मैंने नहीं कहा कि जज पे एतराज हुआ तो बैठे रहे। देखो हम जजेस, एक मिनट जरा मैं सर एक देखें, मैं एक देखो, मैंने नहीं कहा, ना हमने कहा है कि जज पे इतराज़ हुआ फिर भी बैठे रहे। एक मिनट, हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नहीं कहा कि आप बैठो आप उठो। वो ये उससे पिछली वाली हुकूमत थी, वो करना नहीं चाहते थे, तो कभी कहते थे ये बेंच पूरा नहीं है और फुल बेंच बैठा, और बेंच पूरा भी बना देते, फुल भी बिठाते, तो साथ कहते फलां फलां जजेस नो। हमने कभी भी किसी जज को नहीं कहा कि आप ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो सारे बैठे। हमारी इस्तिदा फ़कत इतनी है कि अपील आपके सामने पेंडिंग है, चूँकि अपील पेंडिंग है, देखो तो ये 100% मुमकिन है कि जिन लोगों की ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएँ, तो ये मुमकिन है कि शायद एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सो वाई टू प्रोलॉन्ग दिस। इसलिए हमारी इस्तदा ये है कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला करें। वो मैंने स्टेटमेंट दी है, उसके स्टेटमेंट मैंने दी है। एक सेकेंड, इट्स नॉट योर टर्न, प्लीज आप बात करें। तो सुने ना सर। अच्छा, सवाल ये है कि आपने कब एप्लीकेशन दी थी अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट, जो कि आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और आपने वो की स्टेटमेंट दी थी? और दूसरा ये कि अगर इसके बावजूद इलेक्शन अगर 8 फरवरी से कुछ 10 दिन 20 दिन आगे जाते हैं, तो आप साथ खड़े होंगे कि 20 दिन बाद या महीने बाद इलेक्शन हो जरूर? क्या इसमें आप देखो, हम चाहते हैं हर सूरत के इलेक्शन हो, और इलेक्शन 8 तारीख को ही हो, और ये कोई जवाज़ नहीं है कि सो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। आज भी इलेक्शन कमीशन एक और नोटिफिकेशन करके जुडिशल अफसरान की अपॉइंटमेंट करके आगे प्रोसीड हो सकती है। लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी वो बिल्कुल उसमें ऐसे लीगल फोर्स है जो जज साहब ने कंसिडर किया है, लेकिन जज हमने दरख्वास्त दी थी 10 दिन पहले। अगर 10 दिन पहले उस पर नोटिस हुआ था, उसमें एक हेयरिंग हुई थी, दूसरी हेयरिंग भी हुई, फिर इसमें जजमेंट रिजर्व भी हो गई थी। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी, इस हवाले से पहले ही था। देखिए, कैमरा मैंने पहले दिन से कहा है, और आई एम स्टिल डैम श्योर इन माय माइंड। देखो, कोई भी ट्रायल किसी भी सिविलियन का, किसी भी अक्यूज्ड का, वो अगर कैमरा इन कैमरा है, एवरी ऑर्डर द जज पास, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, स्पेशली मच लेस कि जब आप कहो किसी को कि इसमें मैं आपको डेथ सेंटेंस दे सकता हूँ, कोई भी अक्यूज्ड हो, कोई भी क्राइम हो, आप इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ओपन ट्रायल होना चाहिए। छुपाना किस बात पे? आपका जो जुर्म है खुल के बताओ, आपके जो अक्यूज्ड है वो खुल के लेके आओ। ये अक्यूज्ड कराए थे, वो अपने आप को आपका फ़र्ज़ है, आप पे लाजिम है कानूनी तौर पे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूव कर सके। ऑफ कोर्स हम चैलेंज करेंगे। एक मिनट चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आई अप्रिशिएट। बतौर चेयरमैन पीटीआई और प्रेस क्लब के दरमियान काफ़ी दूरियां थी, और हमारे दोस्त एक फवाद चौधरी साहब, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूरियां थी। नहीं, दूरियां नहीं रहेगी इंशाल्लाह। खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दूसरा ये बताइए सर कि जिस तरह आप जो सूरत हाल बनती जा रही है, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई उस तरीके से तैयार नहीं है इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए, और जो सूरत हाल आज भी शेर अफसर मरवत साहब की आप तक सारी सूरत हाल पहुँची हुई है, पार्लिमानी बोर्ड उस तरह एक्टिव नहीं है, दरखास्तें अब तक उस तरह नहीं पहुंच सकी हैं, तो ये तैयारियां कब तक पूरी हो? देखिए, जहाँ तक पीटीआई है तो हम तो सिर्फ इंतज़ार करते पोलिंग डे की, हमारी तैयारी मुकम्मल है। एप्लीकेशनें हो चुकी, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक तक तो हमने इशू भी करना शुरू कर देना था। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो आप एब्सोल्युटली राइट है,
शेख अफजल मरवत को गिरफ़्तार किया, मैंने उसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है। हमने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा था, हमने इन राइटिंग लिखा था। जब हमारी डेलीगेशन गया था, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि आप मेहरबानी कर लें, आप जितना लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टीज़ को दे रहे हैं उसी तरह का आप हमें दें। अदरवाइज़ हमारा तो राइट ये है कि हम लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट एक बराबरी के हिसाब से मिलने चाहिए। जो आप एक तरफ जिससे एक पार्टी को आप इस वक्त नवाज रहे, उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, वो जो आ रहे हैं उनको लाइव आप दिखा रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ये भी था कि पिमरा को भी डायरेक्शन दी जाए, हमें भी लाइव कवरेज जितनी ही मिले जितनी उनकी है, नॉट एट आवर कास्ट। दूसरी बात यह सबसे बड़ी कि देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट रख भी ले, लेकिन आप ऐसी पार्टी को अपोजिशन में रख के जिसके पास 70% पॉपुलरिटी हो, और दूसरी तरफ आप हुकूमत उन लोगों को दे जिनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है और जिनकी पॉपुलरिटी लेस दैन 10% भी नहीं, तो ऐसी में देखो ना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश है। शेख अफजल मरवत साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल भी जारी किया था, जो कन्वेंशन थी। अब वो कन्वेंशन जो है, शेख अफजल मरवत साहब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कन्वेंशन को कौन लीड करेगा? देखिए, कन्वेंशन पे हमारे कोर कमेटी का हुआ था और मैंने निकलना था, जिन्होंने कहा था कि आप प्रेस टाक, हम यही कह रहे थे, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ थे जिसको सेटल करके मेरा ख्याल है कल या परसों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और मैंने 2-3 जगह भी रखनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, टीवी वाला प्रोग्राम करना था, लेकिन ये वो जो कन्वेंशन है वो मैं लीड करूँगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारा फैसला हो चुका है। चलो बोले। अच्छा सर, हम पाया जाता है पार्टी के अंदर 2 क्वेश्चन हैं कि जो दिन ब दिन इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें बढ़ती जा रही हैं इंट्रा पार्टी के हवाले से, उसमें कहा जाता है कि कुछ या एक शख्सियत ऐसी होगी कि जो खुद ये करवा रही है। एक ही अब हम दूर करते हैं, दूसरा आप पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, अदालती तो नहीं हैं, लेकिन जो इंतज़ामी है पार्टी के हवाले से, खासकर कहा जाता है कि पंजाब में अब तक आपने कोई 150 से ज़ायद वकला जो है वो उनको टिकट्स देने के लिए फैसला कर लिया है। साथ साथ केटी के लिए तो पहले भी फैसले हो चुके थे जो खान साहब ने पहले कर लिए थे। कराची और कोयटा यानी सिंध और बलूचिस्तान, क्या ये भी मुकम्मल हो चुका है और क्या ये कब तक आप लोग अनाउंस कर? नहीं, देखो, कभी ये फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने वकीलों को देनी, और एक जो फैसला करना है वो 100% सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने करना है। लिस्टें ज़रूर उनके पास जानी है, रिकमेंडेशन सारे आनी है और सारे लोगों के वो जो क्रेडेंशियल है उन्होंने डिस्कस करने और उस पर फैसला नेक्स्ट वीक तक फाइनल होने थे, वो अभी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएँ, और मैं कोशिश करता हूँ दिन रात उनके साथ बुलाऊँ और पार्टी की सपोर्ट है कि आप उस मैटर को चलाएं खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। जहाँ तक इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद इस उहदे से पहले, जब तक खान साहब ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया था, उससे पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। सारी प्रोसीडिंग्स मैंने खुद कर दी, मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा अपने व्हाट्सअप। मैंने प्रिंट करवाए थे, मैंने बैलेट पेपर प्रिंट करवाए थे, 5 कलर में प्रिंट करवाए थे, और मैंने रखे कैसे थे? वाइट रखा था सेंट्रल के लिए, सी क्लियर, ब्लू रखा था बलूचिस्तान के लिए, ग्रीन रखा था KPK के लिए, सिंध के लिए रखा था सुर्ख। तो हमने सारी कार पूरी करवाई थी। हमारे पास वोटर जो रजिस्टर वोटर है PTI के पास, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वोटर बैंक है, वो है 8,37,950। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया, हम आपको डिस्प्ले करके बताएंगे कि राबता ऐप हमारे पास कितना है। हमने क्या किया, 29 तारीख को हमने आपके इस कैमरों के सामने हमने अनाउंस किया 2 तारीख को इलेक्शन होंगे, 30 तारीख को इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी मांगी, 30 तारीख को KPK पुलिस को कहा ये हमारे वेन्यू है, ये इस जगह पे होंगे। 1 तारीख को सारे डेलीगेट्स आए, हमारे ऑफिस में सारे डेलीगेट्स मौजूद हैं, आपके TV चैनलों पे जो चला है उसमें भी ये सारे मौजूद थे। वहाँ पर हमारे डेलीगेट्स बलूचिस्तान से आए, KPK से आए, सिंध से आए, पंजाब से आए, उन्हें नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। हमारे PTI ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चला, हमने तस्वीरें भी दी, लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंटों पर भी शेयर किया, वो प्रॉपर आए। एक ही पैनल आया जो इस बात की सबूत है कि जिस वक्त खान साहब कहते हैं कि ये मेरा पैनल है, हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है कि कोई और ग्रुप आके कहे कि खान साहब के मुकाबले में हम लेके आएंगे। और आईन ये है कि आईन के मुताबिक जो रूल्स हमने फ्रेम किए वो आज भी हम पढ़ाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, और इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाएंगे उनको सारा। उसके मुताबिक यही था कि अगर एक भी पैनल आ जाए, तो मैं आपको बताऊं बाकी पार्टी से कैसे डिफरेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी के जो रूल्स बने उसमें भी है कि अगर एक पैनल भी आ जाए
तो इलेक्शन कमिश्नर रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करेगा, वो इंतज़ार करेगा कि इनको वोटर एवेन्यू पे ले जाएं और वहाँ लोगों से पूछें कि मेरे पास एक पैनल आया, अभी तो किसी का इतराज़ नहीं है। अगर वहाँ भी इतराज़ ना हो तब वो अनाउंस करेगा कि ये डिक्लेयर 60 से ये कानून चला आ रहा है। सारी पार्टी इलेक्शन करवा रही हैं, वो सारी पार्टी इलेक्शन करवा करके जमा करती है 175 पार्टी। हमारे इलेक्शन सबसे बेस्ट हुए हैं। मैंने आज भी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप हमें ये सी सज़ा ना दे जिसकी आपसे तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप हमें बैट रिफ्यूज़ कर दे। 70% लोगों का बुनियादी हक है, लिहाजा हमें बैट का सर्टिफिकेट आप इशू कर ले और हमारे इलेक्शन जो हमने कराए ना कराए हो तो आप बताएं। हमने कराए और हर स्टेप को द वे जो है ना हमने आइन और कानून के मुताबिक किया है, लिहाजा इस प्रोसेस को कंक्लूड करें। और इतराज़ उनको है जो जुलूस लेकर आए थे।